मैं बहुत छोटी थी जब मेरी सास ने अपनी बेटे की शादी मुझसे कर दी। अचानक एक रात मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो मेरी सास मुझे तुरंत डॉक्टर के पास ले गईं। तो डॉक्टर ने देखते ही मुझे बोला ये तो पेट से है। ये सुनकर सास बहुत खुश हुई, लेकिन उस वक्त मैं बहुत हैरान हुई जब पूरे 9 महीने होने के बावजूद भी ना मेरा पेट बढ़ा और ना मैं मोटी हुई थी। मैं जब भी सास को इस बारे में पूछती तो उनके चेहरे का रंग उड़ जाता और कहती ये तुम्हारा सिर्फ वहम है। लेकिन एक रात सास ने खुद कहा कि सुबह तुम्हारी डिलीवरी का दिन है, इसलिए दवाई खाकर सो जाना ताकि बच्चे को जन्म देना आसान हो जाए। लेकिन मैं रात को गोली खाना भूल गई तो अचानक आधी रात को पानी पीने के लिए मेरी नींद खुली तो सास को देखते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि सास तो आज बहुत ज़ोर की बारिश हुई थी। पानी से सब कुछ बह गया था। मैं गैलरी में खड़ी होकर इधर-उधर देख रही थी, लेकिन मैं टेरेस पर जाना चाहती थी, बहते नाले और हरे-हरे पेड़ देखना चाहती थी। मैंने अपनी सास को इधर-उधर देखा, लेकिन वो मुझे दिखाई नहीं दी। जब से मेरी सास को पता चला कि मैं पेट से हूँ, तब से उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा था। वो मुझे हर समय आराम करने की सलाह देती थीं। मुझे टेरेस पर जाने देना तो दूर, चारपाई से नीचे भी नहीं उतरने देती थीं। इसलिए घरवालों की नज़रों से छुपकर मैं टेरेस पर चली गई और चारों तरफ फैली खूबसूरती को देखने लगी। मेरे चारों तरफ हरियाली थी। ये नज़ारा देखकर मेरी आत्मा को शांति मिली थी। मैं कुछ सोचों में गुम हो गई। मैं 6 महीने की पेट से थी, लेकिन मेरा पेट अभी भी कमर से जुड़ा हुआ था। मुझे अपने बच्चे की बहुत चिंता हो रही थी। मैं सास को अपनी चिंता बताती तो मुझे कहती तुम बिल्कुल पगली हो, ये तुम्हारा पहला बच्चा है, तुम्हें क्या मालूम गर्भावस्था के दौरान महिला में क्या क्या बदलाव होते हैं। मेरी सास बहुत कड़क थी, इसलिए मैं अपनी शंकाओं को काबू में ही रखती थी। मेरी सास पहले अक्सर मुझे मेरी गलतियों पर डांट भी देती थी, लेकिन अब तो बड़ी से बड़ी गलती पर उफ तक न करती थी। मैं 17 साल की थी जब मेरी शादी दिलीप से हुई थी। मैं ससुराल आई तो माँ को याद कर कर के खूब रोती रहती थी, क्योंकि इससे पहले मैं उनसे एक दिन के लिए भी अलग नहीं हुई थी। फिर अचानक मेरी डोली चढ़ने की बारी आई तो दिल से ये सब सह न सका। मैं नहीं जानती कि कई कई लोग इतनी कम उम्र में अपनी बेटियों की शादी क्यों कर देते हैं। इसलिए ये बहुत गलत है, इतनी कम उम्र में शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लोग आपके भोलेपन का बहुत फ़ायदा उठाते हैं। ये मुझे बाद में पता चला। खैर, मेरे ससुराल में मेरे पति, सास और नंद रोली रहती थी। वो मुझसे कुछ ही महीने बड़ी होगी। मेरी सास उसके लिए रिश्ता तलाशने में लगी थी। रोली के साथ मेरा बहुत अच्छे से लगाव हो गया था। वो भी मेरे साथ घुल मिल के रहती थी। हम बहुत करीबी दोस्त बन गए थे, लेकिन फिर अचानक वो मुझसे दूर रहने लगी। मैं उससे कई तरीक़ों से मुझसे दूर रहने के बारे में जानना चाहा, लेकिन वो कुछ नहीं बताती थी। मैंने अपनी सास से पूछा तो उन्होंने कहा कि अब वो बड़ी हो गई है ना, उसे अब अक्ल आ गई है। वो तुम्हारी तरह थोड़ी पगली है जो सारा सारा दिन उछल कूद में गुजार दे। रोली सुबह शाम भगवान की पूजा करती रहती थी। उसने शादीशुदा महिलाओं की तरह एक बड़ा घूंघट पहनना शुरू कर दिया था, बल्कि वो तो बड़ी सी चादर भी अपने ऊपर डाले रखती थी। ये देखकर मैं भी अब घूंघट में रहने लगी। दिलीप अक्सर हंसते हुए कहते, लगता है तुम दोनों पगलियों को एक साथ ही अकल आ गई है। मेरी शादी को 3 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक बच्चों की किलकारी से वंचित थी। मेरी सास मुझे ताने मारती थी और कहती थी मैंने दिलीप के लिए एक छोटी लड़की को इसलिए चुना था क्योंकि वो हमारे आंगन को ज़्यादा बच्चों से भर देगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं गलत लड़की से इस बात की आस लगाकर बैठी हूँ। मुझे अपनी सास की बातें समझ नहीं आ रही थी। मैंने दिलीप को माँ की बातें बताकर उससे उसका मतलब जानना चाहा तो वे तुरंत परेशान हो गए, अपनी माँ के पास गए और एकदम गुस्से में बोले कि आज के बाद अपनी पत्नी के बारे में ऐसा कुछ नहीं सुनूंगा। तब कहीं जाकर मेरी सास की ज़ुबान को ब्रेक लगी थी। फिर एक रात मैं बहुत बीमार हो गई तो मेरी सास मुझे तुरंत डॉक्टर के पास लेकर गई। मुझे ये खुशखबरी सुनाई कि मैं पेट से हूँ। मेरी सास की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। उन्होंने मुझे गले लगाया और मुझे बेहद प्यार किया। मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकी। फिर जब हम अपने घर आकर ये खबर सुनाई तो सभी बहुत खुश हो गए। मैं रोली के कमरे में गई तो वो भगवान के सामने बैठकर पूजा पाठ कर रही थी। तो जब मैंने रोली को ये खुशखबरी सुनाई तो उसकी आंखों से कई मोती टूटकर गिरे थे। उसने मुझे गले लगाकर बधाई दी और कहा कि अपना ख्याल रखना। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी सास और नंद इतने भावुक हो जाएंगे। मैं भी खुशी खुशी टेरेस पर चली गई। कुछ देर बाद मैंने सोचा कि मैं टेरेस से उतर जाऊं, मगर मेरी बदकिस्मती की तभी मुझे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैं डर के मारे काँप उठी। अगर
घर का कोई और मुझे ऊपर देखता तो मुझे बहुत ज़्यादा डांट पड़ती। मैं जल्दी से सीढ़ियों के पास दीवार के पीछे छिप गई। जैसे जैसे कदमों की आहट करीब आ रही थी वैसे वैसे मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था। तभी मैंने रोली को टेरेस पर चढ़ते हुए देखा। उसके हाथ में एक छोटा सा मोबाइल फ़ोन था। मैं तो देखकर ही दंग रह गई, क्योंकि हमारे यहाँ ये प्रथा नहीं थी कि किसी लड़की के पास भी मोबाइल फ़ोन होता। सिर्फ घर के पुरुषों को मोबाइल रखने की अनुमति थी। रोली रो रो कर फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। उसने कहा, तुम्हारे लिए मैंने अपने आप को पूरी तरह से बदल दिया है। अब तो मुझे अपना लो। मैं अपनी मासूमियत भी तुम्हारे लिए ख़त्म कर चुकी हूँ। मैं पूजा पाठ करती हूँ, बिल्कुल वैसी बन गई हूँ जैसे तुम्हें लड़कियाँ पसंद आती हैं। अगर तुम मुझे घर से भाग जाने को भी कहोगे ना, तो भी मुझे मंजूर होगा। मैं तो रोली की बातें सुनकर हैरान हो गई थी, जो प्यार के लिए अपने बाप और भाई की इज्जत को दांव पर लगाने जा रही थी। तभी मैंने नीचे से अपनी सास की आवाज़ सुनी। वो रोली को पुकार रही थी। रोली ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और नीचे चली गई। मैं भी दबे पाँव से नीचे उतर कर कमरे में जाकर बैठ गई। मेरे कानों में अभी तक रोली की आवाज़ गूंज रही थी। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि उसे खाई में गिरने से कैसे बचाऊं। इसलिए मैंने अपने पति से बात करने का फ़ैसला किया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे पति जज्बात में आ जाएंगे और ये कदम उठा लेंगे। शाम को जब दिलीप ड्यूटी से लौट कर आए तो मैंने उनसे इधर उधर की बातें करनी शुरू कर दी। फिर मैंने उनसे कहा कि आप रोली के लिए कोई अच्छा सा लड़का देख के उसकी शादी करा दीजिए। दिलीप ने लापरवाही के अंदाज में कहा कि मेरे माता पिता अभी जीवित हैं, वो खुद ही उसकी कहीं शादी करा देंगे। मैंने हिम्मत करके कहा, दिलीप, मुझे रोली का चाल चलन ठीक नहीं लगता। इससे पहले कि आप लोगों पर बदनामी का दाग लग जाए, उसकी उसी से रिश्ते साथ। मेरी बात अभी तक ख़त्म नहीं हुई थी कि दिलीप का एक हाथ मेरे चेहरे पर आकर पड़ चुका था और फिर वो चिल्लाने लगे थे। हमारे 3 साल के वैवाहिक जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था। मैं तो अचरज से गाल पर हाथ रखे उनकी तरफ देख रही थी। तभी हमारे कमरे का दरवाज़ा खोलकर मेरी सास कमरे में दाखिल हुई और दिलीप को डांटने लगी। वो बोली, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? मालूम है ना वो पेट से है, ये उसके बच्चे के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। दिलीप ने कहा, अगर ये पेट से है तो इसका पेट देखकर लगता तो नहीं। मेरी सास एकदम चुप हो गई थी। दिलीप बोले, और हाँ, अगर आप भी इसकी बात सुनेंगी तो आप इसे हाथ से पकड़कर घर से बाहर निकाल देंगी। मैंने तो सिर्फ थप्पड़ मारा है। मैंने दिलीप को एक डर भरी नज़रों से देखा। अगर दिलीप भी मेरी सास को ये बात बता देते तो वो मुझे खड़े खड़े ज़मीन में गाड़ देती। लेकिन दिलीप इतना कहने के बाद कमरे से निकल गए थे और मैंने चैन की सांस ली। मेरी सास मुझसे जानने की कोशिश की थी कि आखिर मेरी किस बात पर दिलीप को गुस्सा आया था, मगर मैं कुछ न बोली। और अब मैंने खुद ही कुछ करने का सोचा। मैं रोली पर बारीकी से नज़र रखने लगी। अब मुझे पता चला कि रोली सारी सारी रात क्यों पूजा करने के लिए बैठती थी, रो रो कर इतनी दुआएं क्यों मांगती है। जैसे ही आधी रात होती, रोली अपने कमरे से बाहर आ जाती। वो पूरे घर में घूमती और उस लड़के से बात करती रहती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं रोली को आग में झोंकने से कैसे बचाऊं। अगली सुबह रोली घर का सारा काम कर रही थी। उसकी कोई हरकत देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो रात भर सोई नहीं है। मैं अपनी सास के साथ आंगन में बैठकर सब्जी काट रही थी। तभी हमारे गांव की दाई हमारे घर में दाखिल हुई। वो आते ही मेरे सास से शिकायत करने लगी, हाँ जी, तुम तो जानती हो कि मैं इस गाँव की सबसे बड़ी अनुभवी दाई हूँ, लेकिन तुमने तो मुझे भनक भी न लगने दी कि ये तुम्हारी बहू पेट से है। ऐसा लगता है तुमने नई दाई को काम पर रखा है। ये बात सुनकर मेरी सास सोच में पड़ गई थी और बोली, नहीं नहीं मधुमती, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मेरी बहू का मामला बहुत पेचीदा है। डॉक्टर ने मुझे दाई से चेकअप कराने के लिए मना किया है। मैं हैरत से अपनी सास की तरफ देखने लगी। वो तो बड़े आराम से झूठ बोल रही थी। मैंने एकदम से अपने पेट से चादर हटाई और दाई से कहा, देखो तो मेरा बच्चा ठीक तो है ना। दाई ने अपने मुंह पर हाथ रख दिया और मेरी सास की तरफ देखकर बोली, मेरी ना आंखें तो एक्सरे मशीन है, तेरी बहू तो पेट से नहीं लग रही। मेरी सास को अचानक से गुस्सा आ गया। उन्होंने मुझे घूर कर देखा और कहा, चलो उठो यहाँ से और चाय बना। क्या सारा दिन बैठकर बातें बनाती रहती है। मैं उठकर किचन में आ गई। मैं चाय बना रही थी और साथ साथ रोती भी जा रही थी। मेरी सास का अजीब सा बर्ताव मुझे रोने के लिए मजबूर कर रहा था। कैसे वो मेरे पेट से न होने की खबर से तुरंत बदल गई थी। फिर मुझे अपने बच्चे की चिंता सताने लगी। तभी मेरी सास मेरे पास आई और मुझे रोता हुआ देखकर गले से लगा लिया और बोली, पगली है तू, तुम गांव की अनपढ़ दाई के सामने बैठ गई थी। तुम्हें नहीं पता कि इसने अपने अनाड़ी होने की वजह से कितनी औरतों के बच्चों को मार डाला है। ये खुद को बहुत अच्छी दाई बोलती है पर है नहीं। इससे ज़रा बच के रहना।
फिर मेरी सास ने मुझसे वादा किया कि वो मेरी तसल्ली के लिए सुबह मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाएंगी। तब कहीं जाकर मुझे चैन मिला था। मैं दिलीप से भी नाराज़ थी, इसलिए रात को जल्दी सोने के लिए लेट गई। सुबह मेरे उठने से पहले वो अपनी ड्यूटी पर जा चुके थे। मैंने अपनी सास को डॉक्टर के पास जाने के लिए ज़िद की तो मुझे लेकर गई। महिला डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया तो मुस्कुरा कर बोली कि माँ और बच्चा दोनों ठीक हैं। फिर मैंने लेडी डॉक्टर से कहा, फिर मेरा पेट उभर कर बाहर नहीं निकल रहा। डॉक्टर ने हंसते हुए कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। कुछ महिलाएं अपने प्राइम में इतनी पतली होती हैं जितने वो पहले से होती हैं। फिर उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड किया तो मुझे मेरी रिपोर्ट दिखाई। तब कहीं जाकर मेरे दिल को तसल्ली हुई थी, वरना मैं तो दाई की बातें सुनकर बहुत डर गई थी। मैं इस तनाव से बाहर निकली तो एक बार फिर मुझे रोली की हरकतें परेशान करने लगी। वो हर रात किसी के साथ फ़ोन पर घंटों घंटों बातें करती रहती थी। एक रात मैं रोली की जासूसी कर रही थी, तब मैंने उसे टेरेस पर जाते देखा। मैं यही सोच रही थी कि रात के 2:30 बजे वो टेरेस पर क्या लेने जा रही थी। मुझे चिंता सता रही थी कि कहीं उसका घर से भागने का कोई इरादा तो नहीं है। मैंने उसे इतना बड़ा कदम उठाने से रोकने के लिए दिलीप को नींद से जगा दिया। वो घबरा कर बोला, क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना? मैंने ज़ोर से कहा कि रोली घर से भागने वाली है। दिलीप डर गया और उसने मुझे कहा कि वो कहाँ है। मैं दिलीप को अपने साथ लेकर टेरेस पर लेकर गई। सामने रोली भगवान की तस्वीर रख कर माला जप रही थी। दिलीप मेरी तरफ खा जाने वाली निगाहों से देखने लगे। तभी किसी के कूदने की आवाज़ सुनाई दी थी। कोई हमारे घर के टेरेस से नीचे कूदा था। दिलीप उस ओर दौड़ कर गया, लेकिन कोई उन्हें नज़र नहीं आया। तब रोली बोली कि उसकी आवाज़ में सुकून और ठहराव था। भाभी, आपने मेरी बिल्ली को डराकर भगा दिया। हमारी अभी अभी तो दोस्ती हुई थी। पहले वो मुझसे डरती थी, पास भी नहीं आती थी। आज जब उसने मुझ पर भरोसा किया कि मैं उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, तो आपने उसे डरा दिया। दिलीप ने मेरी ओर रोली की तरफ देखा और नीचे चले गए। रोली बोली, भाभी मेरी जासूसी करना बंद कर दो, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बद्दुआ तुम्हारे बच्चे को लग जाए और तुम फिर से एक बार खाली दामन रह जाओ। माँ इस बार तुम्हारे पेट से होने का इंतज़ार भी नहीं करेगी। वो भाई की दूसरी शादी करके ही चुप रहेगी। मैं रोली की बातें सुनकर अंदर तक हिल गई थी। मैं चुपचाप वापस लौट आई। सुबह हुई तो सब कुछ पहले जैसा था। रोली घर का काम काज कर रही थी। सास लिविंग रूम में बैठी थी और दिलीप अपने काम पर गए थे। उस रात के बाद रोली पूरी तरह से बदल गई थी। मैंने ना तो उसे किसी से फ़ोन पर बात करते देखा था, न रातों को टहलते देखा था, और तो वो भगवान के नाम की माला जप कर घर के कामकाज में लग जाती। लेकिन उस रात के बाद रोली और मैंने पूरी तरह से एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। मेरा ध्यान भी उससे हट गया, क्योंकि मेरी सास ने मुझसे कहा था कि तुम्हारा 9वां महीना चालू हो चुका है, अब तुम कभी माँ नहीं बन सकती हो, इसलिए तैयारी करके रखो। मैं अपने बच्चे के कपड़े वगैरह बनाने में बिजी थी। मैं अपने पेट पर हाथ रखती तो अजीब सा महसूस होने लगता। इतनी कम उम्र होने के कारण मुझे नहीं मालूम था कि कुछ महिलाओं की गर्भावस्था ऐसे ही चुपचाप गुजर जाती है और किसी को पता भी नहीं चलता। मैं सारा दिन भगवान के नाम की माला जपती और प्रार्थना करती रहती कि भगवान ने मेरे लिए अच्छा समय लाना। ऐसे एक रात मेरी सास मेरे कमरे में आई और बोली, बेटी तुम्हारी गर्भावस्था की अवधि समाप्त हो गई है। सुबह तुम्हारे घर बच्चा पैदा होगा, तुम अपनी तैयारी पूरी कर लो। फिर मुझे सास ने एक भूरे रंग का पैकेट दिया और कहा कि इसमें एक गोली है, इसे याद करके खा लेना, इससे तुम एक बच्चे को जन्म देने के लिए आसानी हो जाएगी। मैंने उस लिफाफे को अपनी सास से बहुत खुशी के साथ लिया था। मेरा दिल एकदम ही बहुत सारी खुशियों से भर गया था। उस पल के लिए मैं बहुत खुश हो जाती तो अगले ही पल डर के मारे मेरा मूड ख़राब हो जाता था। मुझे नहीं पता था कि सुबह क्या होगा। मैं मन ही मन लगातार भगवान से प्रार्थना कर रही थी। अपनी खुशी और डर के मारे मैं वो गोली खाना भूल गई थी। लेटे लेटे मेरी आँख लग गई। आधी रात के करीब मेरी आँख फिर से खुल गई। मैंने सोने की कोशिश की, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने सोचा उठ गई हूँ तो एक बार पानी पीकर सो जाती हूँ। जब मैं घर के किचन की तरफ जाने के लिए कमरे से बाहर निकली तो मुझे रोली के कमरे से अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। वो चिल्ला रही थी। मैं एकदम से डर गई। मुझे चिंता थी कि कोई उसे नुकसान न पहुँचा दे। मैं रोली के कमरे की ओर तेज़ी से आगे जाने लगी। जैसे जैसे उसके कमरे की तरफ बढ़ रही थी तो उसके चिल्लाने की आवाज़ भी बढ़ती जा रही थी। मैंने कांपते हाथों से रोली के कमरे का दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलते ही सामने का नज़ारा देखकर सन रह गई। रोली की डिलीवरी हुई थी और मेरी सास ने रोली के बेटे को पकड़ के रखा था, और वही महिला डॉक्टर जिसने मुझे पेट से होने की खबर सुनाई थी, वो रोली की डिलीवरी कर रही थी। मैं हक्का बक्का होकर उनका मुंह ताक रही थी।
मेरी सास की नज़र जब मुझ पर पड़ी तो उनका मुंह खुला का खुला रह गया। मुझसे बोली, तुम यहाँ कैसे? तुमने वो गोली नहीं खाई थी क्या? मैं चुप रही। मैं खुद हैरान थी कि ये सब क्या है। मुझसे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। तभी मेरी सास ने रोली के बेटे को मेरे चरणों में रख दिया था। वो भी मेरे पैरों के पास बैठ गई और रोने लगी। उन्होंने कहा कि बेटी, मुझ पर और इस मासूम बच्चे पर भी एक एहसान करो, इसे अपना समझो। बस इतना समझ लो कि आज रोली की नहीं बल्कि तुमने इस बच्चे को जन्म दिया है। तुम इस परेशानी से गुजरी हो। मैं घबरा गई और बोली, लेकिन ये मेरा बच्चा कहाँ से है? मेरी डिलीवरी का वक्त सुबह का है ना। तभी वही महिला डॉक्टर आगे बढ़ी। वो बोली, बेटी तुम बांझ हो, तुम कभी माँ नहीं बन सकती। तुम्हारी सास मेरी दोस्त है, इसने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें बता दूं कि तुम माँ बनने वाली हो। आगे मैं कुछ नहीं जानती। मैं फ़ौरन अपनी सास की ओर बढ़ी। मैंने कहा, ये कैसे हो सकता है? मेरी सास बोली, दरअसल जब तुम्हारी शादी हुई तब तुम बिल्कुल ही मासूम और नासमझ लड़की थी। मुझे लगा कि समय के साथ तुम्हें अकल आ जाएगी, लेकिन ये मेरा अंदाज गलत निकला। शादी के 3 साल बाद भी तुम पहले दिन की तरह मासूम हो। ये तुम्हारा भोलापन मेरे काम आ गया। मैंने 2 साल तक इंतज़ार किया तुम मुझे पोते पोती की खुशखबरी दोगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर मैं तुम्हें लेडी डॉक्टर के पास लेकर गई और तुम्हारा चेकअप करवाया तो उसने मुझे बताया कि तुम बांझ हो, तुम माँ नहीं बन सकती हो। फिर मैं कठोर सास बनने के बारे में सोचा। मैंने मन ही मन ठान लिया कि मैं तुम्हें तलाक दिलवा कर ही रहूँगी। जब मैंने दिलीप से उसकी दूसरी शादी के बारे में बात की तो वो भी मान गया था। मैं दिलीप के लिए लड़की ढूंढ रही थी, तब एक दिन अचानक रोली मेरे कदमों में गिर कर रोने लगी, माफ़ी मांगने लगी थी। रोली ने कहा कि माँ, मुझसे एक बहुत बड़ा गुनाह हुआ है और अब मैं माँ बनने वाली हूँ। ये सुनने के बाद तो मेरे ऊपर मानो जैसे पहाड़ गिर गया था। मैंने रोली को खूब मारा भी था। तब इसने बताया था कि इसने हम सबसे छुपकर पड़ोस में आए हुए एक मेहमान लड़के से शादी कर ली थी। वो किसी दूसरे गांव से आया था। उसने रोली को प्यार के जाल में फंसा कर इसका फ़ायदा उठाने के चक्कर में इसको शादी के बंधन में बांध दिया था। जब रोली ने उस लड़के को बताया कि वो पेट से है तो वो लड़का अपना सामान लेकर भाग गया था। रोली ने उस लड़के से संपर्क करने के लिए मुझसे एक मोबाइल फ़ोन भी मंगवाया था। रोली हर समय उस लड़के से बात करती रहती थी, उससे ख़ुद को अपनाने की भीख मांगती थी, मगर वो लड़का वादा करके फिर इनकार कर देता था। फिर मैंने एक प्लान बनाया। मैं जानती थी कि तुम दुनिया की चालाकियों से अनजान लड़की हो। मैंने तुमसे कहा था कि तुम पेट से हो। तुमने यकीन भी कर लिया। मैंने रोली को भी सब कुछ बता दिया था, लेकिन वो अभी भी उस लड़के को मनाने में लगी थी। एक बार वो लड़का रोली से मिलने टेरिस पर आया था और ये बताकर गया कि वो उसे तलाक देने वाला है। अब हम सीधा कोर्ट में मिलते हैं। इतना कहकर वो भाग गया था। मैंने सोच लिया कि रोली का बच्चा तुम्हारी गोद में डाल दूं। इस तरह मेरी बेटी बेमौत मरने से बच जाती। तुम जानती हो ना, समाज बिना पति के औरत को किस नज़रों से देखता है। इसलिए मैंने वो किया जो मैंने कभी नहीं सोचा था। बच्चे की जान भी बच गई और मेरी रोली भी बच गई। इसके पिता का सिर भी नहीं झुका और ना ही इसके भाई के सम्मान को ठेस पहुंची। तुम भी तलाक से बच गई हो। दिलीप ये नहीं जानता ये बच्चा तुम्हारा नहीं बल्कि रोली का है। उससे भी ये सब छुपा कर रखना है। मैं हैरान निगाहों से उनकी ओर देख रही थी। कितना मतलबी होता है ना इंसान। कुछ दिन पहले मेरी सास मुझे तलाक दिलवाना चाहती थी, मगर अब मेरे सामने लाचार और मजबूर सी खड़ी थी। मैंने बच्चे को अपने हाथों में पकड़ लिया और बोली, ये मेरा ध्रुव है, ये मेरा बेटा है। मेरी सास ने आगे झुककर मेरा माथा चूम लिया था। रोली ने भी मुझसे माफ़ी मांग ली थी। सुबह मैंने घर में ऐलान कर दिया था कि मैं माँ बन गई हूँ। दिलीप की खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। ध्रुव हमारे घर की शान है। ध्रुव हमारे पूरे घर का लाडला बच्चा है। मैं इसे देखकर भगवान का शुक्रिया अदा रहती हूँ कि उसने किस तरह से मेरे लिए हर चीज़ तय कर रखी थी। ध्रुव मेरा बेटा है। रोली का भी उसके सामने ही रहता है, इसलिए अब वो भी खुश रहने लगी है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।